आदाब, नमस्कार। मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आज गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं क्लासिकल गायिका डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी क्लासिकल गायकी की दुनिया का एक जाना माना नाम। पैदाइश हुई उत्तराखंड में और महज 5 साल की उम्र में मौसीकी की तालीम लेना शुरू कर दी। पहले पंडित शंकर नाथ पाटिल और फिर विदुषी सलोचना बृहस्पति जैसी दिग्गज गुरु से गायकी के अलग अलग अंदाज सीखे, जिससे इन्हें गायकी की दुनिया में एक पहचान मिली और साथ ही मिला वो नाम और मकाम जिसे इन्होंने अपनी मेहनत और रियाज की बदौलत हासिल किया। यही नहीं, दुनिया भर में अपने फन का मुजाहरा कर चुकी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी को इनके सफर के दौरान कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जो इनकी कामयाब सफर की कहानी को बयां करता है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली ये नामवर क्लासिकल गायिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक हैं और नई नस्ल को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर सरिता जी, आपका हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में बहुत बहुत स्वागत है। आप रामपुर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जी। और बहुत ही छोटी उम्र में आपने सीखना शुरू कर दिया जी। कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? देखिए, सफ़र तो बहुत बचपन में शुरू हुआ। मैं देहरादून में रहा करती थी और वहाँ पर मेरे ही स्कूल में हमारे संगीत के जो अध्यापक थे, हम उनको गुरुजी कहते थे। जी। तो वही पंडित शंकर नाथ पाटिल जी मेरे प्रथम गुरु, उनसे मेरी शिक्षा आरंभ हुई। मैं लगभग फर्स्ट क्लास में थी जी। तब आरंभ हुई और कुछ वर्षों वहाँ पर संगीत की शिक्षा जब मुझे मिली, फिर मेरे पिताजी का तबादला जो है वो दिल्ली हो गया। तो दिल्ली आ गए, तो दिल्ली आकर मेरा संगीत जैसे स्कूल्स में रहता है वैसे ही रहा। पर जब मैं कॉलेज में आई तो सेकेंड ईयर में जब मैं थी तब तो इस मेरा दौरान आपका थोड़ा सा मतलब काफ़ी गैप रहा कि शास्त्रीय संगीत जो मेरा सीखना शुरू हुआ था उससे तो गैप हो गया। और ये सेकेंड ईयर में जब मैं आई तो मेरी तब मैं कहूँ कि वास्तव में मुझे गुरु शिष्य परंपरा में जो तालीम मिली वो रामपुर घराने की प्रख्यात गायिका विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से प्राप्त हुई और वो निरंतर मुझे मिली। और रामपुर घराने की जो बारीकियां हैं, रामपुर घराने की जो परंपरा है, जो परंपरागत संगीत है, उसके विषय में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, मुझे अपने गुरु से ही प्राप्त हुआ। आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और आपने जब परफॉर्म करने के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात होंगे या कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, परफॉर्मेंस जो है जब हम सीखते थे तो बहुत जल्दी परफॉर्मेंस करने की ऐसी आज्ञा नहीं थी जैसे आज के बच्चे बहुत जल्दी परफॉर्म करते हैं। तो पहले हमारे गुरु कहते पहले सीखो कुछ वर्ष, उसकी तालीम हासिल करो। तो मुझे याद है पहली मेरी परफॉर्मेंस जो क्लासिकल म्यूज़िक की थी वो सप्रू हाउस में थी 1990 में। तो यहाँ पर दिल्ली में साहित्य कला परिषद युवा महोत्सव आयोजित किया करता था। उसमें दिल्ली के जो युवा कलाकार थे उनको मौका मिलता था। तो वो मेरा एक पहला परफॉर्मेंस था। उसके बाद बहुत सी जगह परफॉर्मेंसेस दिए, दिल्ली में तो दिए, भोपाल, भारत भवन, चंडीगढ़। लेकिन कोई किस्सा तो ज़रूर होगा।
किस्सा मुझे बहुत से ऐसे किस्से हैं, लेकिन एक मुझे किस्सा जो है भारत भवन का मुझे ध्यान पड़ता है। वो मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि एक इनकरेजमेंट जिसे कहा जाए। ये प्रातःकालीन सभा थी जो कि एक गुरु और एक शिष्य या शिष्या उसको लेकर उन्होंने सुबह करके कार्यक्रम था। तो ये कार्यक्रम एक परंपरा यही घराने की, तो मेरी गुरु जो हैं उन्होंने मेरा नाम दिया था और पहले मैंने क्योंकि शिष्य परंपरा में पहले मैंने गाया और वो बिल्कुल सुबह की सभा थी, तो जाहिर सी बात है राग भी सुबह के थे, तो मैंने भैरव से शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने अपने गुरु के साथ गाया। तो ये एक बहुत सुंदर एक कहना चाहिए कि एक सपोर्ट जो है जी, वो एक शिष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसका भी परफॉर्मेंस हो रहा है जहाँ गुरु स्वयं उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद फिर गुरु के साथ शिरकत करने का मौका मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यादगार है मेरे लिए। उस जगह पर भारत भवन संगीत के लिए बहुत जानी मानी एक गढ़ है जिसे कहा जाए। तो वहाँ पर ये मुझे बहुत कि जो ऑडियंस थी वो सुबह सुबह आई सुनने के लिए, 6 बजे कार्यक्रम हो रहा है। तो और राग भी क्योंकि प्रातःकालीन सभाएं बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर शाम की होती हैं या देर रात तक चलती हैं। तो प्रातःकालीन सभा का ये जो एक अनुभव था मेरे लिए अपने आप में बहुत ही यादगार पल जो कहूँगी। गुरु शिष्य परंपरा को आप किस नज़र से देखती हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत आदरणीय स्थान है। ये जो विद्या है ये मौखिक विद्या है जो परंपरागत जो है सीना बसीना तालीम जिसे कहा जाए, सुनकर उसको सीखा जाता है। तो जब गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, जो वो बताते हैं, तो उसको शिष्य को सामने बैठकर ही सीखना होता है। तो जब तक दोनों में वो एक तारतम्य ना हो, दोनों में एक आमने सामने बैठकर जो शिक्षा ना हो, तो वो बात आती नहीं। जी बिल्कुल। चाहे हम कितनी भी रिकॉर्डिंग्स ले लें। जी बिल्कुल। तो अपने आप में गुरु जो है उसका शिष्य को उस धरोहर को देना और शिष्य को उसको लेना और उसके बाद शिष्य को उसको आगे बढ़ाना। तो ये जो एक परंपरा चली आ रही है ये अपने आप में उस नदी की तरह है जिसकी धारा जो है वो प्रवाहित होती चली जा रही है। तो इसी तरह जो है गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जी बिल्कुल, क्या बात है। बात हो रही है सुरों की, तो मैं चाहती हूँ कि एक बंदिश, बारिश का मौसम चल रहा है तो हो जाए। ज़रूर। ये है राग मियाँ मल्हार और रामपुर सदारंग परंपरा से मेरा ताल्लुक़ है और आचार्य बृहस्पति जी जो अपने आप में एक महान वाग्यकार रहे हैं, उनकी बंदिश है राग मियाँ मल्हार की 3 ताल में। जी बिल्कुल। उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, पपीहा रटत पियू को बरजे, पपीहा रटत पियू को बरजे, मचली मचली चपल बिजुरी चमके, मचली मचली चपल बिजुरी चमके, तरपी तरपी आकुल जियरा लरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर गरजे, उमड़ी घुमड़ी घन घोर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब सरिता जी, बहुत खूब। हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपने म्यूज़िक को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए? देखिए, सबसे पहली बात की जो शास्त्रीय संगीत है उसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि शास्त्रीय संगीत करने के लिए एक लगन और एक संयम की ज़रूरत होती है। बहुत एक शॉर्टकट नहीं है इसमें। जी, बिल्कुल। लेकिन जो एक धारणा बनी हुई है कि ये बहुत मुश्किल है या नहीं किया जा सकता, मेरी कोशिश रहती है कि इस मुश्किल शब्द को थोड़ा सा हटा कर उसको सहज बनाकर आगे की जनरेशन को दूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी संगीत में अपना शौक़ रखते हैं, जो उसको सीखना चाहते हैं, तो उनको रागों की जटिलता जो है वो महसूस ना हो, उनको समझकर वो उसको करें। तो मेरी यही कोशिश रहती है और इसी प्रयास को लेते हुए मैं आगे जो भी जिन स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, चाहे वो मेरे कॉलेज में हों, चाहे मेरे अपने स्टूडेंट्स हों, बिल्कुल सहज बना के उनको कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन ये बताते हुए कि उसमें मेहनत लगती है। जी। उसमें आप ये नहीं कह सकते आप 6 महीने में तैयार हो जाएंगे, कई वर्ष लगते हैं। तो वो लगन और वो धैर्य जो है उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, तभी आप कुछ पा सकते हैं। जी बिल्कुल, धैर्य तो चाहिए और इसमें लगन भी चाहिए। जी। बिल्कुल। आप आज गुफ्तगू के ज़रिए जी, किन लोगों को याद करना चाहेंगी, जो भी आपके इस सफ़र के दौरान आपको कुछ ऐसे लोग मिले होंगे, उनमें से आप किसे याद करना चाहेंगे? बहुत से लोग हैं जिनको याद किया करती हूँ जब भी संगीत का सफ़र के बारे में सोचती हूँ। सबसे पहले मैं याद करती हूँ अपने प्रथम गुरु पंडित शंकरनाथ पाटिल जी को, कि जिनका बहुत बड़ा योगदान है मुझे संगीत के क्षेत्र में जी। लाने का। यदि उन्होंने मुझे सुर से परिचय नहीं कराया होता तो शायद मैं इस फील्ड में होती ही नहीं। और मैं बहुत धन्यवाद करूँगी अपने माता पिता का, क्योंकि मेरे पिताजी ख़ास तौर पे जब मैं गुरुजी से सीखती थी तो मेरे पिताजी हमारी क्लास के बाहर बैठा करते थे और वो घंटों बैठे रहते थे कि जब तक कि मेरी शिक्षा चल रही होती थी। तो दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। और मैं याद करती हूँ अपनी गुरु विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी को, जिनका जीवन अपने आप में मेरे लिए एक प्रेरणा है। वो हमेशा कहती हैं कि ये एक साधना है और इसको निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो मैं इन चारों को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और केवल कहने मात्र से नहीं होता, जैसे हमने कह दिया कि हम धन्यवाद करते हैं या आप कर क्या रहे हैं। जी। यदि उन्होंने आपको कुछ शिक्षा दी है तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप आगे उसको कैसे प्रचार प्रसार करें, आगे उसको कैसे बढ़ाएं, या एक धरोहर आपको मिली है वो आप आगे दें। तो महज ये कह देने से कि गुरु हैं और उनकी सेवा करें, सेवा इस तरीके से कि गुरु ने जो आपको सिखाया है, कोई भी गुरु यदि कुछ सिखाता है तो उसकी एक तहे दिल से इच्छा होती है कि वो उस चीज़ को आगे लेकर जाए। जी बिल्कुल। और गायकी के अलावा भी कुछ उसमें जोड़ा जाता है, मतलब उनसे प्रेरणा ली जाती है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब हम गुरु के साथ, हमें ये तहजीब सिखाई जाती है, शिक्षा कैसे ली जाती है। जी। और आप यदि मंच प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पीछे तानपुरे पर बैठकर कई बार कई प्रोग्राम्स में हम सीखते हैं कि स्टेज में बैठने की तहजीब क्या है। जी। कैसे जो साजिंदे होते हैं उनके साथ कैसे संगत होती है। तो शिक्षा केवल मात्र सामने बैठ के राग रागनियाँ सिखाने से नहीं होती, ओवरऑल होती है कि आप सीखते हैं, हर कदम पर आप सीखते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने जो भी प्राप्त किया उसको कोशिश करती हूँ कि उसको आगे बढ़ाऊँ, और यही अपने गुरुओं के प्रति जो है श्रद्धा कहें या उनकी परंपरा को आगे ले जाने का तरीका है। जी। तो उस राह पर चल पड़ी हूँ, आगे ऊपर वाले की जैसी इच्छा। तो उनको याद करते हुए कोई एक बंदिश सुना दीजिए प्लीज़। ज़रूर। एक बहुत सुंदर बंदिश उर्दू में रचना की है, राग संजोग, जो आचार्य बृहस्पति जी का ही रचा हुआ एक राग है और मैंने अपनी गुरु विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी से सीखा। ये क्योंकि उर्दू में बहुत कम बंदिशें मिलती हैं। जी बिल्कुल। तो एक बहुत खूबसूरत बंदिश है, राग संजोग, 3 ताल में।
ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, माना खता हमसे हुई, दीजिए सज़ा बंदा नवाज़। ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, माना खता हमसे हुई, दीजिए सज़ा बंदा नवाज़। ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, ऐसी भी क्या, ऐसी भी क्या, ऐसी भी क्या नाराज़ी कहिए, ऐसी भी क्या। क्या बात है सरिता जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। और हमने सुना है कि आपने फिल्मों में भी आवाज़ दी है। फिल्मों का सफ़र तो मैं बहुत लंबा नहीं है। मैंने फिल्मों के लिए एक फिल्म थी व्हाट द फिश, उसके लिए एक ठुमरी गाई थी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे इंद्रनील हरिहरन जी। तो उनके लिए मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स किया करती थी। तो ये एक अनुभव लेने के लिए मैं अच्छा। समझती हूँ। और क्योंकि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत की रचना थी, जी। तो वो उस पे मैंने गाया था, जिस पे कि डिम्पल कपाडिया ने लीडिंग रोल किया था। क्या बात है। और मेरे लिए बहुत अच्छा एक अनुभव था जी। कि ये ऐसा भी होता है, ये क्या होता है, हम सुनते ही हैं। जी। तो मेन ये था कि मेरा जो फील्ड है वो क्लासिकल का ही था, तो मैंने एक अनुभव लिया है। आपने अपने क्लासिकल म्यूजिक को जी बरकरार जी रखा। जी। तो आपने एक सिंगर के अलावा आप एक प्रोड्यूसर भी हैं जी। और आपने कुछ एपिसोड्स भी प्रोड्यूस किए हैं जी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। मैंने आकाशवाणी के लिए, नेशनल आर्काइव्स के लिए 2 सीरीज़ जो है वो प्रोड्यूस की। एक तो मैंने उत्तराखंड के पर्वतों का संगीत, इसकी 9 सीरीज़ मैंने प्रोड्यूस की। वहाँ के जो लोक संगीत है, लोक कल्चर जो वहाँ का है, उस पर आधारित जो है मैंने 9 सीरीज़ श्रृंखला की जो है ये एक प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, जिसका कि बहुत अच्छा मुझे रिव्यू मिला। क्योंकि वो जो एंकर्स भी थे, उनको मैंने कहा कि जब हिंदी वहाँ का जो एक पहाड़ी भाषा में जो हिंदी बोली जाती, तो एक्सेंट भी वैसी होना चाहिए, वो उच्चारण भी वही होना चाहिए। तो बहुत पसंद किया गया ये कार्यक्रम। फिर दूसरा जो मैंने शास्त्रीय संगीत को लेके किया, करीब 23 एपिसोड्स में, वो मैंने घरानों को लेके, जितने भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने जी, हैं जी। उनको लेके मैंने काम किया। क्योंकि ये अपने आप में वो एक शैलियाँ हैं, अलग अलग शैलियाँ जो हैं घरानों में जो पनपी, जो विकसित हुई, उसके बारे में आज के पीढ़ी को और आने वाले लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे वो लाइनेज है, कहाँ से शुरू हुई। तो इस पर मैंने पूरा एक रिसर्च वर्क किया और फिर मैंने उसको स्क्रिप्टिंग लिखी कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वो भी एक अनुभव हुआ मुझे। और फिर मैंने इसको बनाया। तो मुझे ये जो प्रोड्यूस करने के लिए कार्यक्रम में मुझे न केवल उसकी रिसर्च, वो मुझे खुद बहुत आनंद आया कि बहुत सी जानकारियाँ आपको खुद होती हैं। बिल्कुल अलग-अलग अनुभव मिलते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में हम कई बार पढ़ लेते हैं या सरसरी निगाह से देख लेते हैं, पर पूरी डीप स्टडी जो उसकी कहा जाए, तो वो मैंने इसमें 23 एपिसोड्स की जो श्रृंखला है नेशनल आर्काइव्स के लिए किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा उभर कर सामने आया। बात पहाड़ों की हुई है, तो एक पहाड़ी सॉन्ग, फोक सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ की हूँ तो पहाड़ी लोकगीत जो है वो गाना बनता ही है। बिल्कुल जी। एक बहुत प्यारा सा लोकगीत है, पहाड़ी कुमाऊनी लोकगीत, जिसमें कि लड़की का विवाह हो रहा है और वो अपने पिता से कहती है कि छाना बिलौरी एक जगह है, गांव है जहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो वो अपने पिता से कहती है कि मुझे वहाँ मेरी शादी मत करना। अच्छा। क्योंकि बड़ा छोटा सा सिंपल रीज़न कि वहाँ पर जो है बहुत तेज़ धूप पड़ती है। अच्छा। तो उस धूप में वो कुछ कर नहीं पाएगी, कोई काम काज किसी में भी उसका मन नहीं लगेगा। तो ये एक छोटा एक्सक्यूज़ जो है वो सरल भाव में लोकगीत है। सुनाइए। छाना बिलौरी झन दिया बोझो
लागला बिलोरी का घामा हो, लागला बिलोरी को घामा हो, बाजू लागला बिलोरी का घामा। हाथ की दातुली हाथ में रोली, हाथ की दातुली हाथ में रोली, लगला बिलोरी का घामा हो, लगला बिलोरी को घामा हो, बाजू लगला बिलोरी का घामा हो, लगला बिलोरी का घामा, वे लगला बिलोरी का घामा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। शुक्रिया। सरिता जी, हमारी आने वाली पीढ़ी को आप क्लासिकल म्यूज़िक के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? आने वाले पीढ़ी को मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि किसी भी विद्या को जब सीखा जाता है जी तो धैर्य होना चाहिए। जी जो धैर्य जिसके पास है तो स्वाभाविक है उसको वो धीरे धीरे सीखेगा। दूसरा उसकी लगन होनी चाहिए और तीसरा रियाज होना चाहिए। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी कहते हैं हमने तो परंपरागत सीखना है, लेकिन वो आज इस गुरु के पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है। तो यदि आप किसी परंपरा को परंपरागत रूप में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सच्चे मन से उसको करिए। जी आप जैसे जिन गुरुओं से आप सीखना चाहते हैं उन्होंने तो उम्र लगाई है, तो थोड़ा समय, मैं नहीं कह सकती समय अब बदल गया है, लेकिन किसी चीज़ को समझकर करें और उसको एक समय लगाएं। जिससे भी आप सीख रहे हैं उनको आप समझिए। अब ये तो ऐसा ज़माना नहीं है कि हमने शास्त्रीय संगीत कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें कि बटन दबाया और राग आ गया, शॉर्टकट नहीं है। बरसों लगते हैं उसमें। और एक जो अट्रैक्शंस जो आजकल हो गए हैं कि हम यहाँ पर परफॉर्म कर लें, हम उधर परफॉर्म कर लें, रियलिटी शो में आ जाएं, आपके फेसबुक पे आ जाएं, जी इंस्टाग्राम में आ जाएं, जी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संयम के साथ, थोड़ा सीखने के बाद यदि आप आएंगे तो आप सस्टेन कर पाएंगे। जी नहीं तो एक गाना आपका हिट हो गया, दूसरा गाना गायब। तो शास्त्रीय संगीत निरंतर करने की चीज़ है, निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने रियाज़, हमने 2 साल पहले रियाज़ किया था और हम आज परफॉर्म कर रहे हैं। रियाज़ तो आपको रोज़ करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो अपना रोज़ प्रैक्टिस करता है, रोज़ फील्ड पे फिटनेस का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर यही बात है कि आपको अपना रोज़ निरंतर आपको रियाज़ करना है, समझ कर करना है कि आप क्या गा रहे हैं। जी और जहाँ भी आप शिक्षा लें वहाँ पर कम से कम आप जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझिए और उसका अभ्यास करिए जैसा बताया जा रहा है। सिर्फ मात्र कह देने से कि हम परंपरागत सीखेंगे और जगह जगह भटकने से नहीं है। जो भी गुरु, किसी भी गुरु के पास आप जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत तो परीक्षा लेता है ना। जी बिल्कुल। तो ये तो परंपरा है। तो उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ ये वाकई इसमें सीखने की इच्छा है, तो फिर वो अपनी वो हीरे मोती देता है शिष्यों को। तो वही चीज़ है कि धैर्य के साथ सीखिए और लगन रखिए, मेहनत से मत डरिए, सब कुछ मिलेगा। सरिता जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ। आपने बहुत सारी बंदिशें सुनाई, बहुत शुक्रिया, और लोकगीत भी सुनाया, पहाड़ी गीत। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी आपसे कि एक फिल्मी नगमा हो जाए हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए। एक गीत मुझे बहुत पसंद है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है, ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर,
किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। बहुत खूब, ये सॉन्ग मेरा भी फेवरेट है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा जानकर। जी जी सरिता जी, वाकई आपका सफ़र बहुत ही दिलचस्प है और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी आपका सफ़र यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आई, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। शुक्रिया, नमस्कार। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।